जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप के बारे में, भूमि अपरदन के बारे में और भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसे निम्न वर्गों में रखा गया, यानी कि भूमि के जो उपयोग के कारण जो इसका स्वरूप बदल रहा है, इसके कारण इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहले है वन विस्तार। इसमें वैसे भूमि आते हैं जिसपे वन का विस्तार है, जिसपे वन लगाए गए हैं। दूसरा है कृषि अयोग्य बंजर भूमि। ये वो भूमि को कहते हैं जो कृषि के लायक नहीं है, भूमि तो है लेकिन उस पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं, वो बंजर है। तीसरा है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जैसे कि इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि। यानी कि इसमें वैसे भूमि आते हैं जिस पे हम लोग चाहे तो कृषि कर सकते हैं, लेकिन इस पे कृषि ना हो करके कोई और काम होता है, जैसे उस पे सड़क बनाया गया हो, या घर बनाया गया हो, या उस पे एयरपोर्ट बनाया गया हो, शहर बसाया गया हो। तो इस तरह के कुछ काम किए जाते हैं, उद्योग लगाया गया हो, तो इस तरह के काम में भी ये भूमि लगे हुए हैं। पहले उस पर होता होगा कृषि, यानी पहले उस पर कृषि होता होगा, लेकिन अभी फिलहाल उस पर ये सारे काम किए जाते हैं। तो भूमि का एक ये भी प्रकार है। उसके बाद है अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। इसमें वैसे भूमि आते हैं जिसमें एक बड़े लंबे क्षेत्र में घास का मैदान होता है और वो पशुओं के चरने के लिए छोड़ा हुआ रहता है। उसमें पशु चरते हैं। तो भारत में तो इस तरह के भूमि नहीं पाए जाते हैं, कम मात्रा में हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इस तरह के चारागाह पाए जाते हैं। वहाँ पे इसकी मात्रा अधिक है, वहाँ पे अधिक मात्रा में चारागाह पाए जाते हैं। उसके बाद है बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। कुछ भूमि ऐसे भी हैं जिसमें बाग बगीचे लगाए गए हैं, फूल रोपे गए हैं, पार्क लगाए गए हैं। तो ऐसे भी कुछ भूमि है, तो ये भी इसका वर्ग हो जाएगा। उसके बाद है कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ भूमि ऐसे भी हैं जिस पे हम लोग चाहें तो कृषि तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उस पर हम लोग कृषि पिछले 5 वर्ष से नहीं किए हैं, तो 5 वर्ष से वो भूमि बंजर पड़ी हुई है। उसके बाद है वर्तमान प्रतिभूमि, यानी कि इस पे खेती तो होता है, कृषि होता है, लेकिन अभी इस सीजन में या 1 साल पहले, 1 साल से कम हुआ है, इस पे कृषि नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रतिभूमि कहते हैं। उसके बाद है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वे प्रतिभूमि जहां 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है, यानी कि इसमें वैसे भूमि आ जाएंगे जिसमें खेती तो होता है लेकिन पिछले 5 वर्षों से अभी तक इस पे खेती नहीं किया गया है। उसके बाद है शुद्ध बोई गई भूमि। इसके अंतर्गत वैसे भूमि आते हैं जिस पे अभी वर्तमान में कृषि कार्य किए जा रहे हैं, उस पे खेती किया जा रहा है, तो ऐसे भूमि को हम लोग शुद्ध बोई गई भूमि कहते हैं। तो इतने प्रकार में, इतने वर्गों में भूमि के जो उपयोग हैं, जो स्वरूप है, उसको इतने भागों में बांटा गया है। उसके बाद है भारत में भूमि के उपयोग के स्वरूप को निर्धारित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। जो भारत में हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, उसका जो स्वरूप है उसको निर्धारण करने वाले 2 कारक है, जिसमें एक होता है भौतिक कारक और एक होता है मानवीय कारक। तो भौतिक कारक क्या होता है? तो भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। जो भौतिक कारक है उसमें हम लोग भू के आकृति, जो भूमि की आकृति है उसको, जलवायु को और मिट्टी को इसमें सम्मिलित करते हैं। यह है हमारा भौतिक कारक। उसके बाद है मानवीय कारक। मानवीय कारक में हम लोग जनसंख्या घनत्व को, प्रौद्योगिकी को, जो प्रौद्योगिकी की क्षमता है उसको, संस्कृति, परंपरा इत्यादि को शामिल करते हैं। तो ये हमारे मानवीय कारक में आ जाते हैं। तो ये 2 प्रमुख कारक हैं जो भूमि के उपयोग के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु हमारे पास मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। हमारी जो भारत का क्षेत्रफल है पूरा, वो 32,87,263 किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसमें से हम पूरे भूमि का संरक्षण नहीं कर पाए हैं, उसका सर्वेक्षण नहीं कर पाए हैं। मात्र 93% भूमि का ही हम सर्वेक्षण कर पाए हैं, उसी का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। हमारे भारत के जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, उसमें से कुछ एरिया चीन और पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और हम लोग उसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो हमारे पास भारत में जितनी भी भूमि है उसका मात्र 93% ही सर्वेक्षण कर पाए हैं, उसी का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है।
भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। जो पशुपालन होता है उसमें भारत दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं पशुपालन में जो आगे हैं उसमें भारत भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि यहाँ पे अस्थायी चारागाह की कमी है, यानी कि पशुओं को चरने के लिए कोई अस्थायी चारागाह नहीं है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में है। उस तरह से भारत में अस्थायी चारागाह नहीं है, उसकी कमी है। और इसके कारण यहाँ पे भूमि कम उपलब्ध होने के कारण पशुपालन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है, वो भी देखने को मिलता है। क्योंकि चारागाह की कमी है इसलिए पशुपालन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। उसके बाद है कृषि योग्य भूमि। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना है? तो वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि जिस पर 2 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार ही फसल उगाई जाती है, अगर ऐसी भूमि को भी हम लोग शुद्ध भूमि में मिला दें फिर भी हमारे पास जितना क्षेत्रफल है उसका मात्र 54% भूमि को ही हम लोग कृषि कार्य में उपयोग करते हैं। यानी कि हमारे पास जितना भी भूमि का क्षेत्रफल है उसमें कुछ भूमि जो है पड़ती हैं, कुछ बंजर हैं, लेकिन इसमें 2 भूमि को, जिसमें एक हो जाता है वर्तमान प्रतिभूमि और अन्य प्रतिभूमि, इसको भी अगर मिला ले और शुद्ध बोई गई भूमि को मिला ले तो तीनों को मिलाने पर भी हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वो मात्र 54% ही है। बाकी जो 44% है उस पर हम लोग कृषि कार्य नहीं करते हैं। शुद्ध गई भूमि का विस्तार, यहाँ पे देखना है कि शुद्ध बोई गई जो भूमि है उसका विस्तार कहाँ तक है। तो शुद्ध बोई गई भूमि का विस्तार में भी सभी राज्यों में विविधता है। जो शुद्ध बोई गई भूमि है वो प्रत्येक राज्य में एक जैसा नहीं है, इसमें भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के तरफ जाया जाए तो वहाँ पे लगभग जितना उसका भूमि है उसके 80% भाग पे कृषि कार्य किए जाते हैं। जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है उसमें जितने भी भूमि हैं उसके 80% भाग पर कृषि कार्य होते हैं, खेती की जाती है। वहीं पे अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार जैसे जगहों को देखें तो यहाँ पे जितनी इसकी भूमि है मात्र उसके 10% भूमि पे ही खेती की जाती है, कृषि कार्य किए जाते हैं, बाकी पे कृषि कार्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कृषि के लिए भी विविधता है। हर राज्य में एक जैसे ही कृषि कार्य नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। वन विस्तार। कृषि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र में कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। अगर किसी भी देश का पर्यावरण को संरक्षण देना है, उसको संतुलित बना के रखना है, तो उस देश का जितना क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। परंतु हमारे भारत में 1952 में इस चीज़ को पूर्ति करने के लिए कि हमारे देश में भी जितना क्षेत्रफल इसके 33% क्षेत्रफल पर वन हो, इसकी पूर्ति के लिए एक नियम बनाया गया था जिसे हम लोग राष्ट्रीय वन नीति के नाम से जानते हैं। लेकिन इस नियम को बनने के बावजूद भी भारत में अभी मात्र 20% भूभाग पर ही भूमि का वन का विस्तार है। जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के मात्र 20% भाग पे ही वन का विस्तार है, जबकि हमारे पास 33% होना चाहिए था, 33% होना चाहिए था, लेकिन 20% पे ही वन का विस्तार है। तो इससे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि इससे हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो विनाश के तरफ जा रहा है। जो कम से कम मिनिमम जो मांग है 33%, उसकी भी पूर्ति हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं और इस कारण से हमारा पर्यावरण भी संकट में है। अब यहाँ पे भूमि विनाश के कारण, भूमि के विनाश के कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पे पहला है जैसे मकानों का निर्माण। हम लोग जो मकान बना रहे हैं इतने तेजी से, इससे भी भूमि का विनाश हुआ है। उसके बाद संचार परिवहन के लिए जो सड़क, रेल मार्ग वगैरह बनाया जा रहा है, हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, इसके कारण भी भूमि का विनाश हुआ है। उसके बाद है उद्योग धंधे की स्थापना। भारत में दिन प्रतिदिन हर रोज उद्योग की स्थापनाएं हो रही है और इससे भी भूमि का विनाश हो रहा है। इसके बाद वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, जो हम लोग वन की कटाई कर रहे हैं, इसके कारण भी हमारा भूमि का विनाश हो रहा है। इसके अलावे और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी भूमि का जो विनाश है वो शुरू हो चुका है, वो विनाश की ओर जा रहा है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण हमारी भूमि विनाश की ओर जा रही है। उसके बाद है भू क्षरण या अपर्दन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भू क्षरण या भू अपरदन होता क्या है। तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे कि गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्रिक लहरों इत्यादि द्वारा
एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना भूक्षरण या भू अपरदन कहलाता है। जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, तो जब कभी भी हवा चलती है या पानी का तेज वेग आता है, तेज गति से जब पानी बहती है, या जो बर्फ कटाव होता है, बर्फ बहाव होता है, उसके कारण, इन सभी कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। और इसके कारण जो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, इसी को हम लोग भू अपरदन कहते हैं। यानी कि मिट्टी के कट के एक जगह से दूसरे जगह जाना भू अपरदन होता है, जिसमें कि गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्रिक लहरें जैसी चीज़ें हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मिट्टी के अपरदन करने में, भूमि के अपरदन करने में। इससे क्या हुआ है कि भूमि अपरदन के कारण हमारे देश में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। इतना भूमि अब तक बर्बाद हो चुका है जो खेती के लायक था, कृषि लायक था, लेकिन भू अपरदन के कारण 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि अब कृषि योग्य नहीं रहा है, अब वो बर्बाद हो चुका है। उसके बाद है भूमि निम्नीकरण के कारक। भूमि का जो निम्नीकरण होता है वो क्यों होता है? सबसे पहले यहाँ है कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है। तो जब भूमि कृषि के लायक नहीं रह जाता है, उस पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब इस भूमि निम्नीकरण के कुछ कारक हैं जिसके कारण ये भूमि निम्नीकरण होता है, जैसे कि वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई जो हो रही है, इसके कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है। अति पशुचारण, यानी कि जो पशुओं को चराया जाता है तो उसके भी भूमि की बर्बादी होती है, क्योंकि जब पशु चरते हैं तो उनका जो खूर होता है, खूर से जो मिट्टी होता है वो कट जाता है, और जब हवा या पानी आती है तो वो कटे हुए मिट्टी को अपने साथ बहा करके लेके चले जाती है, और जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह के या हवा के साथ बह करके चला जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी उपजाऊ रहित हो जाती है, कृषि योग्य नहीं रह पाती है। तो इससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। इसके अलावा खनन, जब कहीं भी हम खनन करते हैं तो वो मिट्टी भी कृषि योग्य नहीं रहता है, तो उससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। उसके बाद रसायनों का अत्यधिक उपयोग। आज के समय में हम लोग कृषि में बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे कि मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे हमारा भूमि के उपजाऊ, जो उसको उपजाने की जो शक्ति है, जो उर्वरा शक्ति है, वो खत्म हो जाती है और भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाता है, और इससे भूमि निम्नीकरण होता है। तो ये सब कुछ मानवीय अनुक्रिया हैं, मानव द्वारा किए जाने वाले काम हैं, इसी के कारण से भूमि निम्नीकरण हुआ है। यही सब भूमि निम्नीकरण में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है भूमि निम्नीकरण में यहाँ पे कौन कौन सा राज्य अभी तक प्रभावित हो चुका है। तो देखिए, इसमें खनन के उपरांत उस स्थान को खाई और मलबों के साथ खुला छोड़ देने के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण हुआ है। यानी कि हमने जानते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनन के काम ज़्यादा होता है। वहाँ पे जब खनन होता है तो उसका जो कचरा होता है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे जो मलबे होते हैं उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जो खुदाई की जाती है उसको भी वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण देखने को मिला है। वहाँ पे भूमि निम्नीकरण हो गया है, यानी कि वहाँ की भूमि अब कृषि योग्य नहीं रह गया है। इसके अलावा वनोन्मूलन के कारण उड़ीसा में, जो उड़ीसा राज्य है, वहाँ पे वनों की कटाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है, वहाँ की भूमि कृषि योग्य नहीं है। अति पशुचरण के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण हुआ है। जो अति पशुचरण होता है, जो पशुओं को हम लोग चराते हैं, तो उसके कारण जो मिट्टी का कटाव होता है, उसके कारण भी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उसके बाद अधिक सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि हरियाणा, पंजाब जैसे जो राज्य है वहाँ पे लगभग 80% भूभाग पर कृषि होती है, लेकिन इस कृषि में सिंचाई की इतनी उपयोग की जाती है, इतनी मात्रा में, कि यहाँ पे भूमि निम्नीकरण की संकट पैदा हो गई है, भूमि निम्नीकरण हो गया है। वहाँ की भूमि में इतना अब उर्वरा शक्ति नहीं रहा है कि पहले जितना वो अनाज को उपजा सके। तो इन सब राज्यों में अभी भूमि निम्नीकरण देखने को मिला है, जो अलग अलग कारणों के कारण हुआ है। ये जो है भूमि निम्नीकरण, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ लिए हैं कि जब भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है तब उसे हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। जब वो खेती के लायक नहीं रहता है तो हम लोग उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं।
तो अभी हम लोग जितना पढ़े उसमें हम लोग भूमि के समस्याओं के बारे में पढ़े, उसके अपरदन के बारे में पढ़े हैं कि कैसे उसकी मिट्टी की कटाई होती है और उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब हम लोग भूमि के संरक्षण और उसके मृदा या भूमि के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि उसको संरक्षित करने को, उसको बचाने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च रेखीय जुताई कर सकते हैं, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। सीढ़ी के जैसे बना करके वहाँ पे छोटे छोटे खेत बना करके हम लोग वहाँ पे कृषि कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो पानी का तेज वेग आता है, जो पानी तेजी गति में आता है, तो छोटे छोटे सीढ़ी बनाने से, मेड़ बना देने से उस पानी के बहाव की गति को कम कर दिया जाता है और इससे मिट्टी के कटाव रुक जाता है। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा फसलों की हेर फेर बुआई पद्धति को अपनाकर भी हम लोग इसको संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि जो हम लोग फसल लगाते हैं उसमें इस बार जैसे गेहूं लगाएं तो अगले बार उसमें धान लगा देते हैं, उसके बाद उसमें आलू की खेती कर लेते हैं। तो ऐसे फसलों का हेर फेर कर करके हम उसमें इसको मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, भूमि को बचा सकते हैं। उसके बाद जो पशुओं की अनियंत्रित चराई है उस पर नियंत्रण करना। जो हम लोग पशु को अनियंत्रित रूप से चराते हैं, अगर उस पर नियंत्रण कर लिया जाए तब भी हम लोग मृदा और भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना। जो आज के टाइम पे अंधाधुंध जो पेड़ों की, वनों की कटाई हो रही है, यदि हम इस पर रोक लगा दें तो इससे भी हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि जो वन होता है तो पेड़ जो होते हैं वो पेड़ भूमि के मिट्टी को जड़ से पकड़ के रखते हैं, जिससे कि मिट्टी की कटाई नहीं होती है। उसके बाद वो जो वन के जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो जब गिरते हैं नीचे तो उससे ह्यूमस का निर्माण होता है और मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग इस वन की कटाई को रोकें तब भी हम लोग इसे बचा सकते हैं, भूमि और मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है वृक्षारोपण और पुनः वनारोपण। वैसे जगह जहाँ पे पेड़ की कमी है, जहाँ पे वनों की कमी है, वहाँ पे हम लोग वानिकी लगा करके, यानी वन लगा करके और पेड़ों को रोप करके हम वहाँ की मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं, वहाँ की भूमि को संरक्षण कर सकते हैं। तो हम लोग वृक्षारोपण और पुनः वनारोपण करके भी इसका संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि या स्ट्रिप क्रॉपिंग करके, यानी वैसे जगह जहाँ पे तेज हवा चलती है तो वहाँ पे हम लोग पट्टिका कृषि यानी घास के परत बिछा करके वहाँ पे मिट्टी के अपर्दन को हम लोग रोक सकते हैं और उसका संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग। आज के समय में रासायनिक उर्वरक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ है। तो अगर हम लोग इसके जगह रासायनिक खाद के जगह हम लोग जैविक खाद का उपयोग करें तो हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, इसको बर्बाद होने से बचा सकते हैं। उसके बाद है वर्षा जल का संचयन। जो वर्षा की पानी आती है तो वो अपने साथ जो मिट्टी का ऊपर वाला परत होता है जो बहुत ही उपजाऊ होता है उसको अपने साथ बहा करके लेकर चली जाती है। अगर इस वर्षा के पानी को हम बचा लें, इसका संचयन कर लें, जमा कर लें, तो हम लोग मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और उस पानी को हम लोग आगे कृषि में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग मृदा भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है भूपृष्ठीय जल का संरक्षण। जो भूमि के नीचे जल पाए जाते हैं उसको भी बचा करके हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का प्रबंधन। जो भूमि में पानी है वो हम लोग यूज करते हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो यदि हम लोग उसके पुनः पूर्ति का उपाय कर लें, प्रबंधन कर ले, उसको मैनेजमेंट कर ले, तो हम लोग वहाँ पे जो भूमि के अंदर पानी है उसको बचा करके हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, जो मिट्टी है उसका संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको जो भूमि है उसमें जो पानी है नीचे, तो उस पानी के लिए क्या करना है कि हम लोग को कुछ तालाब झील बना देना है और उसमें पानी को ठहराना है। जब पानी वहाँ पे रुकेगा तो वो धीरे धीरे ज़मीन में रिस कर नीचे की ओर जाएगा और आगे चल के हम उस पानी को उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिसके जो करके हम लोग भूमि और मिट्टी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में भूमि संसाधन में इतना ही पढ़ना था। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।